हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्लास 12th बायोलॉजी के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो 12वां अध्याय शुरू किया था, आज उसका तीसरा यानी अंतिम लेक्चर है। 2 लेक्चर कंप्लीट किए हमने, और जिसके अंदर हमने देख लिया था पारितंत्र क्या होते हैं, पारितंत्र के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, और उसके जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो क्या होते हैं। और उसके बाद एक जलीय पारितंत्र का उदाहरण भी देखा था, और हमने जो उत्पादक थे, उपभोक्ता थे और अपघटन थे, इनको तीनों का विवरण हमने क्या कर लिया, पूरा पढ़ लिया था। अब लास्ट जो टॉपिक था हमारा, तो वो था खाद्य श्रृंखला। उसकी परिभाषा मैंने बताई थी। वो अब आगे हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है आज का, जो है वो है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। इसके बाद हम खाद्य जाल को पढ़ेंगे और फिर पिरामिड को पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो ये अध्याय 12 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला खाद्य श्रृंखला थी। खाद्य श्रृंखला को परिभाषित के आधार पर मैंने ये बताया था भी, जब भी पारितंत्र के अंदर भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, वो भोजन एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर जाता है। अब जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर भोजन का स्थानांतरण होता है, तो वो एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसे हमने क्या कहा था, खाद्य श्रृंखला कहा था। उम्मीद है वो सभी को याद भी होगा। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि सबसे पहले कोई भोजन है पारितंत्र के अंदर कहाँ पर आता है, तो उत्पादक के अंदर आता है। यानी ये जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को उत्पादन करते हैं, बनाते हैं भोजन को। अब इस उत्पादक वाले जो स्तर है, इसको हमने कहा था प्रथम पोषक स्तर। प्रथम पोषक स्तर क्यों कहा था, क्योंकि ये भोजन बना रहा है इसलिए पोषक कह दिया, और सबसे पहले बना रहा है इसलिए प्रथम कह दिया। अब एक स्तर, ये पहला स्तर है। अब इससे क्या होगा, जो इसको खाएगा भोजन आगे वाले जीव जंतु के अंदर जाएगा, दूसरे स्तर में जाएगा, उसको हम कहेंगे द्वितीय पोषक स्तर। और इसका जो उदाहरण था वो था उत्पादकों को खाने वाला यानी उपभोक्ता। तो सबसे पहले खाएगा तो वो था प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसके बाद इसको खाएगा, वो हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। उम्मीद है ये सारा आपको याद होगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ। द्वितीय उपभोक्ता, और इसके बाद यहाँ से जो भोजन जाएगा वो नेक्स्ट यानी तृतीय उपभोक्ता के अंदर जाएगा। ये तीनों हमने पूरा कंप्लीट अध्ययन इसका कर लिए। उपभोक्ता, उपभोक्ता यहाँ तक जा रहा है। तो आप देखोगे जब भी ये प्रथम पोषक स्तर हो गया, अब ये जो है वो द्वितीय पोषक स्तर, ये तृतीय पोषक स्तर, और ये चतुर्थ पोषक स्तर, यानी 4 प्रकार के पोषक स्तर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख रहे हो एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर जब भोजन स्थानांतरित होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो नाम दिया वो भोजन का नाम दिया, या खाद्य शब्द का गया। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो उसमें जो नाम दिया गया परिभाषा का, वो खाद्य शब्द इसीलिए दिया गया क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर जीव वो क्या ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर भोजन जब जा रहा है, तो आप देख रहे हो एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, एक जंजीर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, खाद्य श्रृंखला कह दिया। और इसी प्रकार इसकी परिभाषा भी हो जाएगी कि पारितंत्र के अंदर जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर भोजन का प्रवाह होता है, तो एक लंबी श्रृंखला बनती है। उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मैंने कहा था हर शब्द आपको समझ के पढ़ना है, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। अगर रटोगे तो केवल पेपरों तक याद रहेगा, हो सकता है 12वीं का परिणाम आपका अच्छा आ जाए, लेकिन भविष्य में भूल जाओगे रटी हुई चीजें। अगर आप समझ गए, एक एक शब्द को समझोगे, तो कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, और जीवन भर आपको याद रहेगी। तो उम्मीद है ये खाद्य श्रृंखला यानी शब्द का अर्थ, परिभाषा, ये पूरा विवरण आपको समझ में आ गया। इसके बाद आज जो पढ़नी है वो है खाद्य श्रृंखला के प्रकार, यानी ये खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की हो सकती है। अब सीधी सी बात है, ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, ये चेन जो बन रही है वो कितने प्रकार से बन सकती है। इस पारितंत्र के अंदर, पर्यावरण के अंदर कितने प्रकार से चेन बन सकती है, तो सामान्यतः ये 3 प्रकार से बन सकती है। इसीलिए खाद्य श्रृंखला भी 3 प्रकार की हो जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला मैं आपको जो उदाहरण बता रहा हूँ, या हमारी जो किताब में दिया गया वो है चारण खाद्य श्रृंखला का। देखो कौन कौन सी हो सकती है। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला। उम्मीद है खाद्य श्रृंखला की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम खाद्य श्रृंखला के प्रकारों की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें खाद्य श्रृंखला की जो पहली श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चारण के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी जो जीव है या जो खाद्य श्रृंखला है, ये जो चारण खाद्य श्रृंखला है वो चरने वाले जीवों से शुरू होती है, या हम कह सकते हैं उत्पादकों से शुरू होती है। तो ये कहाँ से शुरू होगी, उत्पादकों से शुरू होगी। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। अब इसको खाएंगे ना, चरने वाले जीव होंगे, उससे पहले वाले जीव यानी उत्पादकों से शुरू होगी, और ये उच्च श्रेणी के जीवों तक या उपभोक्ता तक जाएगी। उपभोक्ता तक, अंतिम जो उपभोक्ता है यानी तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता जो होते हैं वहां तक जाएगी, और ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जो श्रृंखला होगी, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम कहेंगे चारण खाद्य श्रृंखला।
यानी वो चरना यानी उत्पादकों से शुरू होगी, ठीक है? तो इसमें अगर उदाहरण की बात करें, तो वन का उदाहरण ले सकते हो, बगीचे का उदाहरण ले सकते हो, उन सभी के अंदर ये जो श्रृंखला पाई जाती है वो है चारण खाद्य श्रृंखला। देखो कैसे? तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कि पौधे उत्पादक होते हैं। अब उनको खाएँगे कौन? खाने वाला है जैसे हिरण है, हिरण हो गया। अब इस हिरण को कौन खाएगा? जैसे भेड़िया हो गया। और इस भेड़िए को कौन खाएगा? उच्च मांसाहारी जीव जैसे शेर हो गया, ठीक है? तो अब ये देखो शुरू कहाँ से हो रही है? ये शुरू हो रही है पौधे से, यानी जो उत्पादक होती है वहां से शुरू होती है ये, और अंतिम बड़े मांसाहारी जीवों पर जाके क्या हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? चारण खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ये और भी होते हैं 2-3 इसके उदाहरण जो है वो अलग-अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हरे पौधे, ये सेम ही किसने उत्पादक, और इन पौधों को खाएगा हिरण, और हिरण को जैसे मानव ने खा लिया। यहाँ पे मनुष्य लिख सकता हूँ मैं, मनुष्य मानव, इसने खा लिया। तो आप देख रहे हो हालाँकि ये समाप्त हो गई है, लेकिन समाप्त कहाँ हो रही है और शुरू कहाँ हो रही है, इसको हमें देखना है। प्रकार की अगर बात करें, तो खाद्य श्रृंखला को उसी प्रकार से हमें देखना है। ये भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसी के आधार पर क्या हो जाएंगे? इसके प्रकार हो जाएँगे। जिस प्रकार से इसकी परिभाषा थी, तो प्रकार में क्या है कि पहला जो है वो चारण है, मतलब उत्पादकों से शुरू होकर ये कहाँ पर समाप्त हो रही है? ये उच्च मांसाहारी जीवों तक क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उम्मीद है पहला प्रकार आपको समझ में आ गया पूरा। इसके बाद मैं दूसरा लिख रहा हूँ। दूसरा जो है अपघटक खाद्य श्रृंखला। देखो दूसरा दूसरी जो खाद्य श्रृंखला वो है अपघटक खाद्य श्रृंखला। अब जैसा कि आपको पता है नाम से ही जो परिभाषा होती है वो स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे नाम आ रहा है अपघटक, तो उम्मीद है आपको थोड़ा अंदाजा लग चुका होगा। अपघटक या इसे हम कहते हैं अपरद, या इसे हम कहते हैं मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है? तो ये कहाँ से शुरू होने वाली है? ये मरे हुए पौधों से शुरू होने वाली है या जीव जंतुओं से शुरू होने वाली है, और समाप्त कहाँ पे होने वाली है? अपघटक तक होने वाली है, ठीक है? याद रखना इसका दो नाम और भी है, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला या अपरद खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है मैंने अपघटन को जब समझाया था, पूरा समझाया था। अपघटक क्या होते हैं? जो अपरद होते हैं, यानी अपरद क्या होता है? मरे हुए जीव के अवशेष होते हैं अपरद। जो अपरद को खाते हैं, सॉरी अपरद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? या मरे हुए जो जीवों का अवशेष होता है उसे हम अपरद कहते हैं, और इनको खाने वाले अपरदहारी थे, अपघटक कहेंगे। इसी को दूसरा जो नाम दिया था हमने मृतजीवी नाम दिया था। मृतजीवी, मृतजीवी किसका नाम है? अपघटकों का नाम है। तो इन्हीं के आधार पर ये इसे कह सकते हैं अपघटक खाद्य श्रृंखला, इसी को कह सकते हैं मृतजीवी खाद्य श्रृंखला, और इसी को कह सकते हैं हम अपरद खाद्य श्रृंखला। अब ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होगी वो हमें लिखना है। तो इसमें आपको पता है कोई भी जीव या पौधा, मरा हुआ पौधा भी हो सकता है या कोई मरा हुआ जीव हो सकता है। याद रखना दोनों के दोनों मृत होंगे, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ मृत। मृत पौधा या मृत जीव है, और इसको इसके अवशेष को खाने वाला कौन है? मरे हुए जीव का अपघटक। जो मरा हुआ अपरद होता है उसको अपघटनकर्ता कौन है? तो सूक्ष्म जीव खाते हैं या अपरद खाते हैं, इसको अपरदहारी खाते हैं। तो ये कहाँ पर समाप्त हो जाती है? मृतजीवी या अपरदहारी तक क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला का दूसरा प्रकार। यानी पहला क्या देखा हमने? परिभाषा। परिभाषा के बाद हमने देखा प्रकार। प्रकार में पहला देखा खाद्य जो श्रृंखला का प्रकार है वो चारण खाद्य श्रृंखला। ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है, इसके आधार पर प्रकार देखने हैं आपको। तो ये कहाँ से शुरू हुई है? जो चारण खाद्य श्रृंखला है वो उत्पादकों से शुरू होती है, और उच्च मांसाहारी जीवों के या उपभोक्ता तक जाके क्या होती है? समाप्त होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है पौधा, पौधे को खाता है हिरण, हिरण को भेड़िया, और भेड़िया को खाएगा शेर। तो ये उत्पादकों से शुरू होकर शेर पर जाकर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। इसके बाद दूसरी जो खाद्य श्रृंखला वो है अपरद या मृतजीवी सॉरी, अपरद या मृतजीवी या अपघटक खाद्य श्रृंखला, और ये कहाँ से शुरू होती है? मृत पौधों से शुरू होकर या मृत जीवों से शुरू होकर या उनके अवशेष से, जिसे अपरद कहते हैं, वहां से शुरू होकर मृतजीवी तक या उच्च मांसाहारी तो नहीं कह सकते, मृतजीवी कहेंगे इसे, मृतजीवी तक जाकर क्या होती है? समाप्त होती है। और मृतजीवी आपको पता है कौन होते हैं? जीवित जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं, तो वहां पर जाके क्या होती है? ये समाप्त होती है। उम्मीद है दो प्रकार आपको समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है इस खाद्य श्रृंखला का वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला, क्योंकि पारितंत्र जो है वो इन तीनों जीनों जीवों के ऊपर निर्भर था। तीसरी वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला, और सेम वही बात कि नाम है, नाम से नाम में परिभाषा है, और परिभाषा से आपको सारा कुछ समझ आना चाहिए। चारण पौधे से, जो पौधे को खाते हैं वहां से शुरू हो रही है। अपरद अपघटक मृतजीवी जो जो मृतजीवी है वहां से शुरू हो रही है। और परजीवी है तो सीधी सी बात है कहाँ से शुरू होगी? ये परजीवी से शुरू होगी। हालांकि ये शुरू तो पौधे से हो सकती है या किसी जीव से हो सकती है,
लेकिन समाप्त कहाँ होगी? ये परजीवियों पर जाके समाप्त होगी। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, ये उत्पादकों से शुरू होकर या किसी जीव से शुरू होकर परजीवी तक जाती है या परजीवी पर क्या होती है? समाप्त होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उम्मीद है तीनों समझ में आ गए। परजीवी वाला उदाहरण और देख लो। कोई भी पौधा है जैसे, कोई भी पौधा है, अब ये उत्पादक हो सकता है। इस पौधे के स्थान पर जीव भी हो सकता है क्योंकि परजीवी जीव-जंतु के भी ऊपर भी हो सकते हैं। अब इस पौधे को हालाँकि यहाँ पे इसलिए पौधा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि जीव के ऊपर टिड्डा नहीं रह सकता। पौधे के ऊपर टिड्डा है वो परजीवी के रूप में रह सकता है, कीट के रूप में रह सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टिड्डा। अब इस टिड्डे को कोई खा रहा है पक्षी, नहीं पक्षी नहीं है, परजीवी उठा रहे हैं, तो टिड्डे के स्थान पर हम लिखेंगे पक्षी है, टिड्डे है, टिड्डे के ऊपर कोई मान लीजिए ऐसा कोई जीव-जंतु है, ठीक है? या यही मान लो कुत्ता या पक्षी खा रहा है इसको, पक्षी खा रहा है या कुत्ता खा रहा है, ये मान लो कुत्ता या पक्षी। और इस कुत्ते के ऊपर परजीवी कौन रहेगा? पौधे के ऊपर है या टिड्डी परजीवी? टिड्डी है, इसको खाने वाला कुत्ता होता है। हालाँकि परजीवी की परिभाषा तो ये होती है भी जो भी जीव है उसके शरीर के ऊपर रहने वाला जीव परजीवी कहलाता है। यहाँ पे कुत्ता परजीवी नहीं होगा, लेकिन खाद्य श्रृंखला समाप्त तो हो रही है, आगे तो चल रही है। अब इस कुत्ते के ऊपर और कोई परजीवी है, छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव मान लो, कोई कीट मान लो, जिसे मक्खी हम कहते हैं वो मान लो या कोई कह सकते हैं हम टिक, उसको बोलते हैं टिक परजीवी वो है। तो ये टिक क्या है? परजीवी है एक, परजीवी है। तो ये यहाँ यहाँ पर जाके क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो देखो शुरुआत तो पौधे या उत्पादक से हो रही है कि जीव-जंतु से हो रही है, लेकिन समाप्त कहाँ पर हो रही है? परजीवी के अंदर हो रही है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? परजीवी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। ये तीनों प्रकार की खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के जो प्रकार है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लिए परिभाषा। परिभाषा क्या होती है खाद्य श्रृंखला के अंदर? पारितंत्र में जो भी पोषक स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन पोषक स्तरों को पूरा हम पढ़ चुके हैं। पोषक स्तर होते हैं, वहाँ पर भोजन के साथ जो स्थानांतर हो रहा है, भोजन का जो स्थानांतर हो रहा है, तो उसको जब हम एक डायग्राम के रूप में देखते हैं तो एक श्रृंखला बनती है, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। प्रकार की अगर बात करें तो 3 प्रकार की होती है। पहली वन वाले क्षेत्र वाली, चरने वाली जो शुरू होती है वहाँ से शुरू होती है, पौधों से शुरू होती है, उत्पादकों से शुरू होती है और अंतिम जो है शुरू होती है समाप्त होती है, उच्च मांसाहारी तक समाप्त होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हमने कहा चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी जो खाद्य श्रृंखला वो है अपघटक, अपरदीय, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। वो मृत पौधों या जीवों के अवशेष से शुरू होकर मृतजीवी पर समाप्त होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हमने कहा मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। और तीसरी जो है वो परजीवी खाद्य श्रृंखला, वो पेड़ पौधों से या जीव जंतु से शुरू होती है और परजीवी पर जाके क्या होती है? समाप्त होती है। तो यहाँ पे देखो टिक परजीवी अंतिम इसके भोजन प्राप्त कर रहा है, वो परजीवी पर जाके क्या हो रही है? समाप्त होती है। उम्मीद है ये तीनों आपको समझ में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा खाद्य जाल। देखो खाद्य जाल क्या होता है कि जो अभी जो हमने कंप्लीट किया हुआ है खाद्य श्रृंखला। अब पारितंत्र के अंदर जब हम बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ देखते हैं, एक साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो वो सारी श्रृंखलाएँ क्या करती है, एक जाल जैसी संरचना बना देती है, उसे हम क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। जैसे अभी-अभी हमने खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने देखे थे? 3 प्रकार देखे थे। अब अगर उन तीनों को मैं एक साथ दर्शाने का प्रयास करूँ, तो कैसा दिखाई देगा हमें? देखो, जैसे हमने उत्पादकों से शुरू की, मान लीजिए कोई भी पेड़-पौधा है, यहाँ से शुरू की थी खाद्य श्रृंखलाएँ। तीनों खाद्य श्रृंखलाएँ सामान्यतः उत्पादकों से या परजीवी से शुरू हो रही है। अब इसको खाने वाले जीव है, जैसे यहाँ पे ये पक्षी है, सॉरी इसको कौन खाएगा? टिड्डा मान लो, इसको खाने वाला जीव है एक तो टिड्डा है, इसी को खाने वाला हिरण है, इसी को खाने वाला कोई कीट है, कोई कीट है, ये खाएगा इसको। अब इसी अब इन तीनों को अलग-अलग है, एक परजीवी टिड्डा है, वो परजीवी वाली शुरू कर रहा है, उसी प्रकार चारण वाली हरे वाला ये वो हिरण है और मिर्ची वाला इसका मृत अवशेष है, लेकिन मान लीजिए उसको ना छोड़कर और 2-3 प्रकार के 2 प्रकार के उनको दर्शा रहे हैं या अलग-अलग प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएँ उन सभी को एक साथ दर्शा रहे हैं। तो क्या होगा एक जाल जैसी संरचना बनेगी, उसे हम कहेंगे खाद्य जाल कहेंगे। अब टिड्डे को कौन खाएगा? जैसे यहाँ पे पक्षी खा गया, अब इस टिड्डे को साँप भी खा सकता है और हिरण को जैसे शेर खा गया, शेर खाएगा और इस कीट को कौन खा सकता है? पक्षी भी खा सकता है। इस कीट को एक और जीव खा सकता है मेंढक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेंढक, वो भी खा सकता है और इस मेंढक को कौन खा सकता है? इस मेंढक को साँप भी खा सकता है और ये जो साँप है इसको कौन खाएगा? बाज खाएगा और इसको मान लो बड़े पक्षी और है, ये भी खा सकता है, छोटा अगर कोई पक्षी है तो बाज भी खा सकता है इसको, ठीक है? तो आप ये सारे जब देखोगे, हालाँकि मैं यहाँ पे चित्र नहीं बना सकता, लेकिन क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है। आप किताब में देखो, जो डायग्राम दिया गया है किताब के अंदर,
एनसीईआरटी में शायद नहीं है, लेकिन नोट्स के अंदर ये वो देखना, कभी भी आप गूगल पे सर्च करके देखना, वो दिखाई देगा, या 10वीं क्लास की किताब में 11वीं क्लास में आपको दिखाई देगा। हालाँकि देखा भी आपने इस प्रकार की संरचना देखी होगी। अब इसमें क्या है, इस पौधे को खाने वाले जीव है अलग-अलग प्रकार के, और इन जीवों को अलग-अलग प्रकार के जीव खा रहे हैं। अब जब हम खाद्य श्रृंखला के अंदर जितने भी खाद्य श्रृंखला है उनको एक साथ दर्शाने का जब प्रयास करें, तो एक जाल के जैसी संरचना बन रही है। आपको दिखाई दे रहा है एक जाल के जैसी संरचना है। मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, सारे नहीं लिखे, लेकिन आपको जब किताब में आप देखोगे वहाँ पे पूरी आपको दिखाई देगी। इसमें आपको क्या दिखाई देगा, एक जाल की जैसी संरचना बन रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। देखो परिभाषा, किसी भी पारतंत्र में कोई खाद्य श्रृंखलाएँ या अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जटिल रूप से गूँथ कर एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। थोड़ा-सा अंतर है, ध्यान रखना, वो था खाद्य श्रृंखला और ये है खाद्य जाल। इन दोनों में अंतर क्या है? एक जो शब्द हमने पढ़ा वो था खाद्य श्रृंखला था। इन दोनों में अंतर देख लेना। खाद्य श्रृंखला तो क्या होती है? खाद्य श्रृंखला तो वो होती है कि जब हम भोजन के स्थानांतरण को एक स्तर से दूसरे स्तर पर देखते हैं, तो एक स्तर बनता है, एक श्रृंखला बनती है। उसको तो हमने कहा था खाद्य श्रृंखला। और खाद्य जाल क्या है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ जब एक साथ दर्शाई जाती है, तो वो एक जाल के जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है? अब इसके प्रकार वगैरह कुछ नहीं है। ये सीधा-सा मतलब जो गूँथ कर एक संरचना बन रही है, कचरा जो बन रहा है, उसे हम जाल कहते हैं। अब हम ये देख रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। अभी हमने खाद्य श्रृंखला को देखा, खाद्य श्रृंखला के प्रकार देख लिए, उसके बाद हमने खाद्य जाल देख लिया। अब वो सारा का सारा जो टॉपिक चल रहा है पारितंत्र, उसके अंदर मुख्य बात अगर आप ध्यान दें तो एक ही चीज़ है, वो है भोजन, यानी पोषण। पोषण है वो मुख्य है, उसी के आधार पर हम सारी बातें पढ़ते जा रहे हैं। अभी ये जो पिरामिड है वो भी पोषण के आधार पर ही होंगे, यानी पोषण है उसका स्थानांतरण किस प्रकार से हो रहा है, कितने जीव खा रहे हैं वो वगैरह-वगैरह, वो जो है उसी को हम क्या करें, आधार मान रहे हैं, यानी पोषण को ही आधार मान रहे हैं। उसी के आधार पर श्रृंखला देखी, उसी के आधार पर जाल देखा, उसी के आधार पर अपघटक और उपभोक्ता या उत्पादक देखे थे। अब अगर हम उसी प्रकार पोषण को ही आधार मानकर हम उसे पारिस्थिति के अंदर एक पिरामिड के रूप में या आरेख के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। अब यहाँ पे पिरामिड शब्द को पहले आपको समझना होगा, पिरामिड क्या होता है? उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान सा है, देखो पहले क्या होता है पिरामिड। तो पिरामिड की अगर परिभाषा की बात करूँ, शब्द का अर्थ अगर देखो पिरामिड क्या होता है, तो कोई भी जो संख्या है, मैं उदाहरण यहाँ पे ले रहा हूँ संख्या का। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी भार हो सकता है, कोई भी वज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके आँकड़े जो है, इसको अगर हम ग्राफ के रूप में दर्शा रहे हैं या कोई बॉक्स यानी डिब्बे बनाकर दर्शा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिरामिड। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है कि 3 जीव हैं और संख्या की बात करते हैं, सॉरी वज़न की बात करते हैं चलो। 3 जीव हैं और उनका वज़न है वो अलग-अलग है। एक का है 100 केजी वज़न, एक का वज़न है 50 केजी वज़न और एक का है 10 केजी वज़न, ठीक है? इस प्रकार से 3 जीव हैं और इनका क्या है वज़न है अलग-अलग। अब आपको पता है एक का ज़्यादा, एक कम है, एक का बहुत कम है। इसको हमें पिरामिड के रूप में दर्शाना है, तो मैं क्या बनाऊँगा, 3 बॉक्स बना दूँगा, ये 3 बॉक्स बना दिए मैंने। पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये 3 बॉक्स, तीसरा, तीनों बॉक्स हो गए। अब इसको इसमें दर्शाना है या बॉक्स जब इसके वज़न के अनुसार बनाए हैं, तो सबसे बड़ा बॉक्स है आपको पता है किसका होगा, 100 केजी वाला का होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, इसका वज़न सबसे ज़्यादा है इसलिए बॉक्स बना दिया बड़ा। दूसरा है 50 केजी वाला, यानी इसका जो वज़न है इससे कम है और इसीलिए इसको क्या कर दिया, थोड़ा-सा छोटा बना दिया मैंने। और तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, इसको है 10 केजी के अंदर मैं रख रहा हूँ इसके अंदर। अब ये जो है वो 10 केजी वाला बॉक्स है। अब इन जीवों के लिए सॉरी, ये जो 3 मैंने जीव लिए, मान लो जीव ही है, तीनों जीवों के लिए वज़न के आधार पर, भार के आधार पर क्या बना दिया मैंने, पिरामिड बना दिया। अब इसको किसमें दर्शाया मैंने, इसके भार को पिरामिड में दर्शाया या आरेख में दर्शाया। अब किसी भी जीव के आरेख को किसी भी जीव के वज़न को अगर मैं आरेख के रूप में दर्शा रहा हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ मैं भार का पिरामिड है ये। किसका है? इन जीवों का है। समझ में आ गया? पिरामिड क्या होते हैं? कि कोई भी आँकड़ा हमें दिया गया है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वज़न हो सकता है, जो हमें दिया गया है, कोई भी आँकड़ा है, उसको अगर हम ग्राफ के रूप में या पिरामिड या बॉक्स के रूप में दर्शा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। यहाँ पे किसको दर्शाने वाले हैं? पारिस्थितिकी के अंदर जो पारितंत्र के अंदर जीव आने वाले हैं, उनकी संख्या को, उनके भार को, उनकी ऊर्जा को दर्शाने वाले हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी पिरामिड कहेंगे। यानी पारिस्थितिकी के अंदर जो आ रहे हैं, उनको दर्शा रहे हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। पिरामिड क्या होते हैं? इतना समझाया मैंने अभी तक। अब हम बात करेंगे पिरामिड के प्रकार, ठीक है? और इससे पहले आपको एक और चीज़ थोड़ी-सी देख लेनी है कि इस पारिस्थितिकी पिरामिड है, इनको इल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इल्टोनियन पिरामिड क्यों कहते हैं इल्टोनियन पिरामिड? क्योंकि चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इनको
एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, एल्टोनियन। ये इल्टोनियन के नाम से भी आता है और एल्टोनियन के नाम से भी आता है, ठीक है? एल्टोनियन पिरामिड इसे कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पिरामिड के प्रकार की, यानी पारिस्थितिकी पिरामिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन-कौन से होते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड? चलो इसको हम देखते हैं। हाँ, ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार की अगर बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारिस्थितिकी पिरामिड, सॉरी, संख्या का पिरामिड। पिरामिड है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है संख्या का पिरामिड, यहाँ से लिख रहा हूँ, संख्या का पिरामिड। दूसरा जो है वो है जैव भार का पिरामिड। ये मैं इसे इस प्रकार से लिख रहा हूँ, भार का पिरामिड। और तीसरा जो होता है वो ऊर्जा का पिरामिड। तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। एक बार और से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बना रहा हूँ मैं। इस प्रकार से अगर कोई बॉक्स संरचना अगर बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। मैं ये लिख रहा हूँ, ये देखो, ये दोनों क्या पिरामिड है? फर्क क्या है? इसको त्रिभुज आकार में दर्शाया गया, इसको वर्गाकार आकार में दर्शाया गया। एक छोटी सी बात आपको और दिखाई देनी है, दे रही होगी, यहाँ पे देखना होगा, ये जो दोनों पिरामिड है वो है सीधे पिरामिड। कौन सी पिरामिड है ये? सीधे पिरामिड है, ठीक है? और एक और पिरामिड बनता है जिसे उल्टा पिरामिड कहते हैं, वो बनता है इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है उल्टे पिरामिड है। समझ में आ गई? ये दोनों क्या है? उल्टे पिरामिड है। इसको भी आपको थोड़ा सा समझ लेना पहले, ये दोनों सीधे क्यों है, ये उल्टे क्यों है। अगर हम बात करें सीधे और उल्टे कैसे बनते हैं, तो जिस स्तर की अगर बात करें, मान लीजिए पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है और तीसरा स्तर है। ये 3 स्तर है, ये पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है और ये तीसरा स्तर है। इसी प्रकार इसके भी 3 स्तर है, इसके भी 3 स्तर है, इनके भी क्या है? 3-3 स्तर है। अब तीनों स्तरों के अंदर हम छोटा और बड़ा कब करेंगे? उनकी संख्या की अगर अगर बात करेंगे, तो वो संख्या के आधार पर छोटा-बड़ा हो जाएगा। अगर वज़न के आधार पर बात करेंगे, तो वज़न के आधार पर छोटा-बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे, जो 1 है इसके लिए वज़न है 100 केजी, दूसरे के लिए वज़न है 50 केजी और तीसरे के लिए वज़न है 10 केजी। तो पहले का वज़न सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको बड़ा कर दिया। यहाँ पे भी वज़न बड़ा है, बड़ा बॉक्स है इसलिए क्योंकि वज़न इसमें ज़्यादा है, 100 केजी कर दिया। दूसरे का छोटा है क्योंकि बीच वाला कंडीशन है और तीसरे का सबसे छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे वज़न बिल्कुल कम है, इसलिए, ठीक है? इसलिए ये छोटे-बड़े हो जाएँगे बॉक्स। अब अगर ये अपोज़िट होते हैं तो उल्टा हो जाएगा। अगर तीसरे का, मान लीजिए पहले का 100 था, इसी प्रकार ये तीसरे का 100 हो जाए और पहले का 10 हो जाए, तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पहले का छोटा बन जाएगा और तीसरे का क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। तो उस प्रकार क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? पिरामिड क्या होते हैं और सीधे और उल्टे क्या होते हैं, दोनों समझ में आ गए? अब हम उदाहरण जो ले रहे हैं वो है यहाँ पे संख्या के पिरामिड और भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, इनके आधार पर हम बात करेंगे। चलो पहला जो है वो है संख्या का पिरामिड। हम बात करते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा। पारितंत्र की अगर बात करें तो हम खाद्य श्रृंखला के अंदर संख्या का पिरामिड बना रहे हैं, वो कैसा बनेगा? तो खाद्य श्रृंखला के अंदर जो संख्या का पिरामिड है वो 2 प्रकार से बनेगा। पहला सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। सीधा कब बनेगा? यदि हम खाद्य श्रृंखला के अंदर वन का उदाहरण ले रहे हैं, किसी तालाब का उदाहरण ले रहे हैं, तो पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा, संख्या का पिरामिड। पारितंत्र के अंदर संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। कब बनेगा? जब हम किसी वन का, तालाब का, या हम बात करें कोई बाग बगीचे का उदाहरण ले रहे हैं, उस समय जीवों की संख्या का पिरामिड, याद रखना किसका पिरामिड बात करें? संख्या के पिरामिड की बात करें, वो क्या होगा? हमेशा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, मान लीजिए मैंने मैंने जो उदाहरण लिया, वो किसी बगीचे का लिया, वन का। अब वन के अंदर क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। सबसे पहले उत्पादक, मैंने बताया था, ये चलेगा कैसे? ये भी आपको याद रखना होगा। आपको पता भी होगा कि जो जो भी स्तर बना रहे हैं हम, वहाँ पे जानने का जो स्तर है, वो इस प्रकार से चलेगा कि जब से सबसे पहले वाला बॉक्स है, वहाँ पे रखेंगे हम उत्पादकों को। उससे ऊपर वाले बॉक्स के अंदर हम रखेंगे उपभोक्ता को, उपभोक्ता को। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता,
द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता इस प्रकार से बढ़ते जाएँगे आगे, ठीक है? और उनकी आकार के आधार पर, संख्या के आधार पर, मात्रा के आधार पर छोटे-बड़े होते जाएँगे। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, यहाँ पे द्वितीय हो गया, द्वितीय उपभोक्ता और यहाँ पे हो गया तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से। तीनों उपभोक्ता हो गए। ये इस प्रकार से हम इसको दर्शाने वाले हैं इनबॉक्स के अंदर। अब हम क्या देख रहे हैं? संख्या देख रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया था अभी भी 100 वाला, 50 वाला, वहाँ पे हम संख्या देखेंगे। तो कहाँ संख्या देखेंगे? पहले हम तालाब का छोड़ो, वन का बात करें। वन के पारितंत्र के अंदर जो है वो संख्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी वन है, तो वन के अंदर उत्पादक कितने होंगे संख्या के अंदर? सबसे ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे? कोई भी जंगल है, तो वहाँ पे जो पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं या नहीं होते? जंगल के अंदर, पौधों को उत्पादक कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए कोई जंगल है, कोई वन है, वहाँ पे पौधों की जो संख्या है वो है 10,000, 10,000 पौधे हैं। तो इसको मैंने इस प्रकार से बड़ा बॉक्स बना दिया। अब उसको खाने वाले जीव, पौधों को खाने वाले जीव होते हैं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, वो कितने होंगे संख्या में? इससे थोड़े ही होंगे। यानी एक पौधे को खाने वाला ऐसे थोड़ी 10 होंगे। एक हिरण है, वो कितने पौधों को खाएगा? कम से कम 50 पौधों को खाएगा या नहीं खाएगा? एक गाय है, वो कम से कम 20 पौधों को खाएगी या नहीं खाएगी? तो पौधे कितने हो गए? 50 और 20 70 पौधे। और गाय और हिरण कितने हुए? केवल 2 ही, एक गाय और एक हिरण। तो 2 ही और खाने वाले 17 है। मतलब जो पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए बॉक्स कौन कितना हो गया? बड़ा हो गया, 10,000 हो गए। अब इनको खाने वाले जो उपभोक्ता है, गाय, हिरण, शाकाहारी जितने भी जीव है, मान लीजिए वो संख्या के अंदर है 5,000, तो उसको हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या वो कम होगी या नहीं होगी? तो इसलिए ये जो बॉक्स है वो भी कैसा हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा। और जब बॉक्स छोटा बनेगा, तो इसकी संख्या मान लीजिए कितनी है? 5,000 है। समझ में आ गया? तो ये दूसरा बॉक्स क्या बनाया मैंने? छोटा बनाया है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा वो तीसरा द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता और थोड़े होंगे, यानी इसको इन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी जीव है, वो और थोड़े होंगे। इसको और छोटा बना देता हूँ मैं। ये मान लीजिए 5,000 थे, अब ये 3,000 हो जाएँगे। अब इनको खाने वाले और यानी उच्च मांसाहारी है, उनको खाने वाले मांसाहारी को खाने वाले उच्च मांसाहारी जीव, वो और कम संख्या में होंगे। यानी कोई शेर हो सकता है, कोई भी अ, जो बाघ हो सकता है, टाइगर हो सकता है, ये उच्च मांसाहारी वो सबसे कम होंगे। एक जंगल के अंदर पेड़-पौधे सबसे ज़्यादा होंगे, गाय शाकाहारी जीव है, वो उससे ज़्यादा उससे कम होंगे और उनको खाने वाले हैं, भेड़िया वगैरह वो थोड़े कम होंगे और अंतिम जैसे शेर की प्रजाति मान लो वो सबसे कम होंगे। तो उसका उसके लिए बॉक्स क्या मैंने छोटा बनाया, मान लीजिए यहाँ पे 3,000 थे और यहाँ पे 1,000 है। ये उच्च मांसाहारी जीव है। तो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिरामिड बन रहा है वो बिल्कुल सीधा बन रहा है। क्यों बन रहा है सीधा? क्योंकि सबसे नीचे वाला बॉक्स है उत्पादक का वो है सबसे बड़ा है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो उदाहरण लिया वो संख्या के आधार पर लिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में है 10,000 पौधे। उसको खाने वाले जो जीव है प्राथमिक उपभोक्ता वो मात्र 5,000 है। इसलिए ये बॉक्स इससे छोटा हो गया और इसको खाने वाला 3,000 है। और अंतिम जो है, अंतिम उपभोक्ता जो है वो तृतीय उपभोक्ता मात्र ही कितने 1,000 है सॉरी 1,000 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा बॉक्स हो गया। अब इसको देखेंगे हम संरचना को। अभी क्या बन गया? पिरामिड बन गया। अब इसको हम देखते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ गया पूरा? इसीलिए देखो संख्या का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। कब बनेगा? जब हम वन के क्षेत्र अगर बात करते हैं तब। क्योंकि वन में यहाँ से यहाँ तक जब जाते हैं तो जीवों की संख्या घटती जाती है। ठीक है? और एक बार फिर से देख लें कहाँ से शुरू हो रहा है ये? उत्पादकों से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है? उपभोक्ता तक समाप्त होता है। अंतिम जो उपभोक्ता होता है, वहाँ पे जाके क्या होता है ये? समाप्त होता है। समझ में आ गया? इस प्रकार का जो पिरामिड होता है, वो होता है वन का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जिसे हम क्या कहेंगे? ये क्या बनेगा? बिल्कुल सीधा बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया? इसी को एक दूसरे रूप में भी दर्शाते हैं लगभग किताबों के अंदर, ये इस प्रकार से, ऐसे दर्शाते हैं। इसमें है कुछ नहीं, सेम वही बात है। ये जो संख्या है, यहाँ पे बॉक्स जो बनाई है मैंने, यहाँ पे जो है त्रिभुजाकार का बॉक्स है वो बनाई गई है। और संख्या वो सेम ही हो जाएगी, यानी सबसे पहले उत्पादक है वो ज़्यादा हो जाएँगे, उपभोक्ता है वो कम हो जाएँगे और उसके बाद वाला उपभोक्ता है वो और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा पिरामिड भी बनता है, ये तो था सीधा पिरामिड, एक और दूसरा मैंने बताया था उल्टा पिरामिड और संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है। परिस्थिति के अंदर हमेशा सीधा नहीं बनता संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड सीधा कब बनेगा? जब हम वन की बात करेंगे। उल्टा भी बनता है, उल्टा कब बनेगा? जब हम परजीवी की बात करेंगे। ये दोनों इस प्रकार से आपको याद रखना है कि संख्या का पिरामिड सीधा कब बनता है? जब हम वन के क्षेत्र की बात करते हैं, तो संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। अगर हम परजीवी की अगर बात करते हैं, परजीवी, तो संख्या का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा उल्टा? मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है।
ये पौधा क्या है? उत्पादक है। हमें क्या लेनी है? यहाँ पे संख्या लेनी है, उत्पादक है। अब इस उत्पादक को खाने ऊपर बैठने वाले परजीवी, इसको खाने वाले पक्षी है, वो संख्या में इससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ज़्यादा ही होंगे। मान लीजिए एक पौधे के ऊपर जो परजीवी है वो 50 पक्षी बैठे हैं, 50 पक्षी बैठे हैं। पौधा कितना है? केवल एक है। पक्षी कितने हैं? 50 है। और इन पक्षियों के ऊपर मान लीजिए एक पक्षी के ऊपर 4 परजीवी बैठे हैं, कोई छोटे-छोटे जो जीव होते हैं, एक पक्षी के ऊपर 4 परजीवी बैठे हैं, तो 50 पक्षी के ऊपर कितने परजीवी हो जाएँगे? कम से कम 200 हो जाएँगे या नहीं हो जाएँगे? तो इसके ऊपर 200 परजीवी हो जाएँगे और इस पक्षी के ऊपर हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पिरामिड है, अगर हम इसे पिरामिड के रूप में दर्शाएँगे तो कैसा बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा देखो। मान लीजिए पहला बॉक्स ये बनाया मैंने, छोटा। ये जो बॉक्स है इसके अंदर संख्या लिखी है मैंने, पौधे की संख्या केवल 1। ये है उत्पादक। अब इसको खाने वाला होता है उपभोक्ता, यानी परजीवी है, तो परजीवी इस पौधे को खाने वाला कौन है? जीव है कोई, पक्षी है, पक्षी मान लो। अब इसकी संख्या कितनी है? 50, 50 है। अब इस पक्षी को खाने वाले परजीवी है, वो और संख्या में ज़्यादा है, वो कितनी है? 200, वो है 200, तो ये बॉक्स कैसा बनेगा? और बड़ा बन जाएगा इससे, और बड़ा बनेगा, ये हो गया 200। अब देखो, ये पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सीधा या उल्टा? ये उल्टा बन रहा है, ठीक है? इसको अगर दूसरा जो फॉर्म होता है त्रिभुज वाला, वो ऐसे बनता है, ऐसे। ये बन गया, ये दूसरा बन गया। उम्मीद है दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। ये दूसरा बन गया देखो, ठीक है? अब देखो, ये उल्टा बनेगा नहीं बनेगा? तो इसमें पहला हमने पढ़ लिया संख्या का पिरामिड, जिसमें ये कहा गया है भी जब हम जीवों की संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या आरे के रूप में दर्शा रहे हैं उसको, पारितंत्र के अंदर उसे बोलेंगे संख्या का पिरामिड। ये सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। सीधा तो कब बनता है? जब हम वन के अंदर या घास के क्षेत्र के अंदर बात करें, तो पिरामिड हमेशा संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, जैसे ये रहा। और उल्टा कब बनेगा? जब हम परजीवी के क्षेत्र के अंदर बात करेंगे, तो हमेशा संख्या का पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये आपके सामने उदाहरण है दोनों। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया इतना। अब देखो दूसरा जैव मात्रा का या पिरामिड, सॉरी, जैव मात्रा का या जैव भार का पिरामिड। देखो जैव भार का पिरामिड, जो जैव भार का पिरामिड है वो भी 2 प्रकार से बनेगा। पहला सीधा कब बनेगा और उल्टा कब बनेगा, दोनों याद रखने हैं। संख्या का पिरामिड सीधा कब बनता है, उल्टा कब बनता है, तो दोनों समझ में आ गए। अब देखो जैव भार का पिरामिड, ये भी दोनों प्रकार से बनता है। ये सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। बनता कब है देखो, वहाँ पे मैंने क्या किया? संख्या को उठाया। जितनी संख्या बढ़ती गई, कम होती गई, उसके आधार पे बॉक्स का रख लिया। अब ये क्या है? भार है। यहाँ पे हम उठाने वाले हैं या वज़न को देखने वाले हैं। किसी भी जीव को क्या करेंगे? वो तोलेंगे हम। उसका जो वज़न होता है ना, उसके आधार पर यहाँ पे बॉक्स का आकार रखेंगे। तो यहाँ पे है जैव भार का पिरामिड, यानी जीवों के वज़न से देखेंगे। तो पहले हम क्या ले रहे हैं? पहला उदाहरण जो है वो है सीधा, यानी सीधा कब बनेगा? तो वो बनेगा स्थलीय तंत्र। स्थलीय पारितंत्र जो होता है, वन वाला पारितंत्र होता है, वहाँ पर जैव भार का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। कब बनेगा? जब हम स्थलीय पारितंत्र की अगर बात करें, स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र के अंदर जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्यों बनता है देखो? क्योंकि यहाँ पर उत्पादकों का वजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और हमें क्या रखना है? सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर तो उत्पादक ही रखने होते हैं। तो जो किसी वन है, ऐसे मान लो कोई जंगल है, वन है, उस क्षेत्र के अंदर उत्पादक होते हैं, पेड़-पौधे होते हैं, उनका वजन सबसे ज़्यादा होता है या कम होता है? ज़्यादा ही होता है। तो सबसे पहले जो रखा जाता है वो उत्पादक, उनका जो वजन होगा, जैव भार क्या होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं पूरे जैव भार के बारे में। तो उत्पादक जो होते हैं उनका जैव भार क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए पहला बॉक्स क्या होगा? बड़ा होगा। अब उत्पादकों को खाने वाले जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादकों को कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। उनका जो वज़न होता है वो होता है उत्पादकों की तुलना में कम होता है, उपभोक्ताओं का। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा छोटा करेंगे। और इनको खाने वाले और जो होते हैं उच्च मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। अंतिम उपभोक्ता लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अंतिम उपभोक्ता। उसका वज़न सबसे कम होगा। इसीलिए यानी अपघटक मान सकते हैं, मरने के बाद जीव को अपघटित करते हैं, नहीं करते? तो वो जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव छोटे होते हैं, सबसे कम वज़न वाले होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो अ, पिरामिड बनता है, जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारितंत्र के अंदर हम देखते हैं, वन वाला है, ये कोई वन वाला उदाहरण है, तो हम देखेंगे वो पिरामिड कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। इसको दूसरा जो रूप है वो ये है, ठीक है? उम्मीद है तीनों दोनों समझ में आ गए। दोनों क्या है? सीधे हैं। कब है ये? सीधे स्थलीय पारितंत्र के अंदर। और कौन-सी बात कर रहे हैं? जैव भार के पिरामिड के अंदर। क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। ये नहीं है, कोई नहीं पूछेगा बना के दर्शाइए। प्रश्न ये पूछा जाता है, जैव भार का पिरामिड सीधा कब बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए सीधा कब बनेगा? स्थलीय पारितंत्र है वो सीधा बनाता है जैव भार का पिरामिड। या जैव संख्या का पिरामिड जो जो पिछले पढ़े थे, उल्टा कब बनता है? तो परजीवी वाला हो गया, वो उल्टा बनेगा। वो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पे जो जे बार का पिरामिड है, वो पहला तो देख लिया हमने सीधा बनने वाला, यानी वर्ण वाला स्थलीय पारितंत्र का तो सीधा बनता है। लेकिन उल्टा कब बनेगा? उल्टा बनेगा जलीय पारितंत्र के अंदर। जब जलीय पारितंत्र की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जे बार का पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा उल्टा? वहाँ पे क्यों बनेगा उल्टा? वो इसलिए बनेगा क्योंकि वहाँ पे जो उत्पादक होते हैं उनका वजन कम होता है और उसको खाने वाले उपभोक्ता होते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर तो हमने वन वाला तो देख लिया, पेड़ पौधा का वजन ज़्यादा होता है, उसको खाने वाले जैसे हिरण है उसका वजन कम होगा, उसको खाने वाले जीव और उसका और कम होगा, इस प्रकार से। लेकिन जो समुद्र होते हैं या जल होते हैं उसके अंदर उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं? जंतु पलवक होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनको खाने वाली कौन होती है? बड़ी मछलियाँ होती है, जैसे व्हेल, शार्क हो गई, वो मछलियाँ हो गई। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो उनका वजन बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो उत्पादक होते हैं वो सूक्ष्म जीव, जंतु पलवक, छोटे छोटे जीव होते हैं। तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर हमने देखा था, उसके अंदर कोई भी तालाब था तो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे थे, छोटे छोटे जीव जंतु थे, वो हरे शैवाल थे, वो क्या कर रहे थे? पौधों भोजन का निर्माण कर रहे थे, उत्पादक थे और उनको खाने वाली थी बड़ी मछलियाँ। इस प्रकार से इनको खा रही थी, ये बड़ी मछलियाँ, शाकाहारी मछलियाँ खा रही थी इनको। तो इनका वज़न इनकी तुलना में ज़्यादा था और इनको अंतिम उपभोक्ता जो था सबसे बड़ी मछली, शाकाहारी हो गई, व्हेल हो जो सॉरी मांसाहारी व्हेल मछली हो गई, वो खा रही थी। तो इसका वज़न क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए ये क्या होगा? उल्टा होगा। सबसे पहले हम रख रहे हैं उत्पादकों के अंदर, ये 3 बॉक्स है, 3 प्रकार है। तो उत्पादक होंगे वो इस प्रकार से। इसमें क्या आएगा? जंतु पलवक आएँगे और पादप पलवक आएँगे। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जंतु पलवक या पादप पलवक। अब इनका वज़न क्या होगा? कम होगा, इसलिए बॉक्स छोटा है। अब इनको खाने वाली बड़ी मछली आएगी, छोटी और मछली, शाकाहारी मछली। ये मछलियाँ क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शाकाहारी मछली या प्राथमिक उपभोक्ता होती है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मछली लिख रहा हूँ, शाकाहारी। समझ में आ गया? इसीलिए क्या हो गया? बॉक्स बड़ा हो गया और हो सकता है इसको खाने वाली उच्च मांसाहारी बड़ी मछली और हो, तो ये क्या हो जाएगा? और बड़ा बॉक्स हो जाएगा। अब ये पिरामिड कैसा है? सीधा है या उल्टा है? उल्टा है, ठीक है? इसको इस प्रकार से भी दूसरा दर्शा सकते हैं, ठीक है? ये उल्टा है, इसीलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है? दोनों समझ में आ गए? यहाँ पे जे बार के अंदर हम क्या करेंगे? वजन को देख रहे हैं, तो अगर स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो उपभोक्ता जो वजन होता है वो कम होता है उपभोक्ता और उत्पादक जो होता है वो वजन में ज़्यादा होता है, इसलिए उत्पादक सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा, उपभोक्ता है वो छोटे होते जाएँगे। इसलिए ये पिरामिड क्या बनेगा? सीधा बनेगा, जे बार का जो पिरामिड है स्थलीय पारितंत्र के अंदर वो सीधा बनेगा और दूसरा जो है जलीय पारितंत्र के अंदर जे बार का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। दोनों समझ में आ गई? इसी प्रकार संख्या था, इसी प्रकार जे बार का है। अब तीसरा और अंतिम है, वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, वो हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है? पारिस्थिति के अंदर ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, वो हमेशा सीधा बनेगा। पहले वाले 2 हमने देखे, संख्या का पिरामिड, दूसरा हमने जो देखा था, वो था जे बार का पिरामिड। ये दोनों उल्टे भी बन रहे थे और सीधे भी बन रहे थे। कब बनते हैं, वो हमने देख लिए। मतलब अगर जे बार की अगर बात करें, तो जलीय पारितंत्र होता है, वो उल्टा बनता है। और स्थलीय पारितंत्र होता है वो सीधा बनता है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड से जलीय हो चाहे स्थलीय हो कहीं से भी लें, कोई सा भी पारितंत्र उठा लें, हमेशा और हमेशा सीधा ही बनेगा। क्यों बनेगा सीधा? क्योंकि हमने एक नियम देखा था, ऊर्जा प्रवाह का नियम। वो नियम क्या कहता है कि जब पारिस्थिति के अंदर पारितंत्र के अंदर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर ऊर्जा जाती है, स्थानांतरित होती है, तो वो केवल 10% ही आगे स्थानांतरित होती है। 90% क्या हो जाती है? ह्रास हो जाता है, यानी कमी हो जाती है उसकी। 10% ही जा रही है उसके अंदर। तो आपको पता है पहले वाला कौन होगा? उत्पादक होगा, वो बॉक्स सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है? 100% हो रहा है। ऊपर जो दूसरे उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है वो 10% हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए वो बॉक्स क्या बनते जाएंगे? क्रमबद्ध तरीके से छोटे बनते जाएंगे। इसीलिए ये जल के अंदर हो चाहे स्थल के अंदर हो, सभी में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या बनेगा? हमेशा ही सीधा बनेगा। क्योंकि हम जो स्तर बना रहे हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं? उत्पादक इस प्रकार से बनाते हैं कि पहला बॉक्स उत्पादकता लेते हैं, दूसरे बॉक्स बॉक्स जो बनाते हैं हम वो उपभोक्ता का बनाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का हो गया। इसके बाद ये मान लो अंतिम उपभोक्ता और लिख रहा हूँ मैं, उपभोक्ता। आप ये आगे नाम लिख लेना इसका, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता और ये द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार से बनाते हैं। तो ऊर्जा की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन बनाएँगे? पेड़-पौधे बनाते हैं, उत्पादक ही तो बनाते हैं। उत्पादकों के अंदर जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी 100% होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब इनको खाने वाले जो जीव है, वो उनके अंदर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, वहाँ पे ऊर्जा का कितना हस्तांतरण होता है? इससे कम होगा या ज़्यादा होगा? कम ही होगा ना, इसीलिए बॉक्स क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मान लीजिए इसका 10% आगे स्थानांतरित हो रहा है, तो 10 हो गया। अब उसको भी खाने वाले अंतिम उपभोक्ता है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा जाएगी? मात्र 1%। यानी आप देख रहे हो, ये क्या कर रही है? क्रमबद्ध तरीके से घट रही है, कम हो रही है ना।
इसीलिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या बनता है, हमेशा और हमेशा सीधा ही बनेगा, चाहे वो कहीं भी हो, जल के अंदर हो, स्थल के अंदर हो, कहीं भी हो, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। एक बार दोबारा तीनों रिवीजन देख लीजिए। पिरामिड में देखें परिस्थिति के पिरामिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जेव आर का हो गया, संख्या का पिरामिड हो गया और ऊर्जा का पिरामिड हो गया। अब ये पिरामिड होते हैं, वो क्या करते हैं, इनमें बॉक्स जो होते हैं उनको किस में दर्शाते हैं या इनमें क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला बॉक्स है, इसमें उत्पादक को लिखते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता को, तृतीय उपभोक्ता को और फिर अंतिम उपभोक्ता को लिखते हैं। अब वो बॉक्स जो है वो छोटे कब होंगे और बड़े कब होंगे, वो इस बात पर निर्भर करेगा हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो किसकी है, संख्या का है या वज़न का है। अब छोटे और बड़े हैं वो कम-ज़्यादा के आधार पर होंगे। अगर हम संख्या का पिरामिड देख रहे हैं, तो जब सबसे ज़्यादा संख्या होगी वो बॉक्स बड़ा हो जाएगा और सबसे कम व वाली संख्या होगी वो बॉक्स छोटा होता जाएगा, ठीक है? और उसी के आधार पर ये सीधे और उल्टे होते हैं। और संख्या का पिरामिड जो है पहला, उसके अंदर जो सामान्यतः वन और पारतंत्र वाला होता है, स्थलीय पारतंत्र वो हमेशा सीधा बनेगा और जल वाला क्या बनेगा, सॉरी परजीवी वाला क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जे बार का पिरामिड है, जल और स्थलीय पारतंत्र जितने भी वो क्या बनेंगे, सीधे बनेंगे और जो दूसरा जे बार के अंदर स्थल स स जलीय पारतंत्र है, वहाँ पे क्या बनेगा, उल्टे बनेंगे पिरामिड। और तीसरा जो वो है ऊर्जा का पिरामिड, इसमें केवल एक ही प्रकार का पिरामिड बनेगा, वो है सीधा पिरामिड। इसमें उल्टा नहीं बनेगा, इसमें सीधा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके अंदर उत्पादकों के अंदर जो होती है ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे एक और परिभाषा दी गई है, वो देखो, खड़ी फसल। ये परिभाषा दी गई है खड़ी फसल। ये पूछी गई है 1-2 बार, खड़ी फसल क्या होती है? स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं? ये परिभाषा देख लो थोड़ी-सी कि किसी भी दिए हुए समय पर किसी क्षेत्र में जो उत्पादक का जैव भार है, उसे हम क्या कहते हैं? खड़ी फसल कहते हैं। यानी कोई क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, उसके अंदर जैव भार है, किसका जैव भार देख रहे हैं हम? उत्पादकों का जैव भार देख रहे हैं। जो भी उत्पादक है, इसका जो जैव भार है, इसे हम क्या कहते हैं? खड़ी फसल कहते हैं। समझ में आ गया? ये छोटी-सी परिभाषा सी थी जो पूछी जाती है कई बार। तो ये था हमारा चैप्टर पारितंत्र। उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो, सही आपको लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक कौन-सा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ? कौन-सा जो टॉपिक है या कौन-सा चैप्टर है जो आपको हार्ड लगता हो, उसी को मैं समझाने का प्रयास पूरा करूँगा। ठीक है?